हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का जो आज का एग्ज़ाम हुआ इंग्लिश का वो अच्छा से गया होगा। ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एग्ज़ाम आज कैसा गया। अच्छा है ना। चलिए, अच्छा को ए से रेट करते हैं, ठीक है, और बुरा को बी से रेट करते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपका अच्छा गया या बुरा गया। अच्छा गया होगा तो ए कमेंट कीजिएगा और जिसका बुरा गया होगा वो बी कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो आपका 2023 का पेपर है ना, इसके एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था, जो इसमें 40 आपका एमसीक्यू पूछा गया था, वो सारे एमसीक्यू को आज डिस्कस करेंगे। आंसर बताएंगे नहीं, बस साथ में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो एक थॉट आएगा कि कैसे सवालों को बनाया जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। देखिए, सवाल को साथ ही बनाते हुए जाएंगे और आपको भले डाटा चेंज रहे, ध्यान रखिए डाटा चेंज रहे, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है ना, कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। सिंपल सा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते थे भाई, यहाँ पे नंबर लिखो और फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है। यहाँ पे 5 से जाएगा 100, यहाँ पे 1 हो गया। सही है ना। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें 7 से, देखिए सबसे जब 5 है 7 है, इसमें 7 से करके देखते हैं, अगर हुआ तो ये दोनों में से कोई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए कभी कभी ना आंसर से भी डिस्कार्ड करना होता है। ठीक है। चलिए 7 से अगर करें तो यहाँ पे हो जाएगा 7 1 जा 7, 3 बचा और यहाँ पे 0 है, 30 है, यानी 7 4 जा 48। ठीक है, सॉरी 7 4 जा 28। फिर यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो 7 3 जा 21, यानी यहाँ पे 7 से भी कट गया। 7 से कटने के बाद यहाँ पे चांसेस क्या है, यहाँ पे चांसेस है कटने का 11 से, तो 11 से काट के देखते हैं। तो 11 से कितना बन गया, 11 1 जा 11। ठीक है। यहाँ पे बचा आपका 3 और यहाँ पे भी आपका 3, तो 11 3 जा 33, यानी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 5005 का, वो क्या हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। जो अभाज्य गुणनखंड हुआ यहाँ पे 5005 का, वो क्या हुआ 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। समझ, यहाँ पे ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है आपका कि यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर जो दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, क्यू 8 है और आर जो है वो 0 है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि बी का मान क्या होगा। है ना, ये डिवीजन एल्गोरिदम दिया हुआ है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे ए क्यू और आर का वैल्यू दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि बी का वैल्यू क्या होगा। करना क्या है भाई, सब इसमें रखो, काम खत्म हो गया। है ना, और मेहनत थोड़ी करना है कि भाई यहाँ पे 72 हो जाएगा बराबर बी, यहाँ पे निकालना था, बी को रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे जो क्यू है वो 8 हो जाएगा, जोड़ आर यहाँ पे 0 है, यानी बी कितना होगा 72/8। कट पुट के यहाँ पे 9 आ गया। आंसर आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर यहाँ पे आपका तीसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। तीसरा में पूछ रहा है कि बताओ 3√2 एक कैसा संख्या है। ठीक है, 3√2 एक कैसा संख्या है। पता ही है कि परिमेय संख्या है। जहाँ पे भी रूट वाला नज़र आए, रूट के अंदर में आपको कोई नंबर नज़र आए, और कैसा नंबर, जो आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, पूर्णतः जो क्या कह सकते हैं उसको, घन वाला नंबर, ठीक है, ना हो। चलिए घन, घन नहीं कहते हैं, वो स्क्वायर को क्या कहते हैं, जो पावर 2 रहता है, एक्स के पावर 2, एक्स की पावर 2 घात 2 वाला, ध्यान रखिए, तो उसको अपरिमेय संख्या ही रहता है। चाहिए, तो यहाँ पे इसका दूसरा नंबर हो जाएगा। अगला देखिए। अच्छा, इसमें भी अगर इंग्लिश में जानने हो देखिए कि बोला कि 3√2 इज, है ना, यहाँ पे खाली जगह है तो हो जाएगा इरेशनल नंबर। चलिए अगला कह रहा है यहाँ पे कि 35/50, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत है, अशांत अनावर्ती है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 35/50। देखिए आपका जब भी दशमलव प्रसार करना है तो नीचे जो आपका डिनोमिनेटर है, अगर उसका पावर आपको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n टाइप का दिखे, तो डायरेक्ट कह दीजिएगा कि वो जो आपका आएगा वो शांत आएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। अब यहाँ पे अगर देखिए डिनोमिनेटर जो आपका यहाँ पे है हर 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 यहाँ पे 50 है, और 50 का अगर हम लोग यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, देखिए 50 को लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5, है ना, और अगर ये देखें तो ये तो इसी फॉर्मेट में आ रहा
है ना, 2 के पावर m गुने 5 के पावर में n। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इसका हो जाएगा शांत, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर। कह रहा है कि y बराबर px दिया हुआ है ग्राफ। ठीक है, तो कह रहा है बहुपद px के शून्यक की संख्या है ना। यहाँ पे हम लोग को क्या कहा जा रहा है भाई, इंग्लिश में भी देख लीजिए कि द ग्राफ ऑफ y जो px है इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px इज। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको बहुपद जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसका अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कितना, अगर आपके पास यहाँ पे जीरोज है, जिसको कहते हैं हम लोग शून्यक, ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कितने शून्यक है, तो सिंपल से आपको क्या करना है कि देखना है कि एक्स एक्सिस को वो ग्राफ कितना बार कट कर रहा है। एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को ग्राफ जो है वो कितना बार कट कर रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तीसरा नंबर हो जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है, कि जो इसके यहाँ शून्यकों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या यहाँ पे बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक है। ठीक है, बहुपद यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, कह रहा है इसका शून्यक है। ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15r। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 है, जिसको हम लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 15 को लिख सकते हैं ना, रूट 15 का स्क्वायर, है ना, रूट 15 का घात 2। अब देखिए इसको तोड़ सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट का 15 और यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस रूट का 15, यानी क्या आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, एक हो गया एक्स बराबर रूट 15 और एक हो गया माइनस रूट 15। समझ में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना, कि यहाँ पे शून्य किसका है ए और बी, तो बताओ ए और प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन याद होगा। ठीक है, एक आपका यहाँ पे संबंध जो होता है शून्यक और गुणांक के बीच में, शून्यक और गुणांक के बीच में। ठीक है, वो संबंध आपको याद होगा, जिसमें हम लोग जो आपका शून्यक का सम होता है, योग, जो शून्यक का योग होता है वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद है कि इफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हैज जीरोज ए एंड बी देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस तो 1 होगा, ठीक है ना, माइनस बाहर लगता है, और फिर एक्स का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 है, बटा फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो गुणांक यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे आ गया 2, यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला यहाँ पे कह रहा है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। ठीक है, देखिए प्रतिच्छेदी मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को कट कर रहा है ना। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी दिया हुआ है कि व्हेन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स आर इंटरसेक्टिंग लाइंस देन देयर सॉल्यूशन विल बी। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सिंपल सा देखिए, यहाँ पे जब ऐसे लाइन कट कर रहा है तो एक ही ना बार कट किया, यानी सॉल्यूशन एक होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि एक सॉल्यूशन होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण जो यहाँ पे निकाय दिया हुआ है कि भाई ये एक इक्वेशन ये है का अनंत हल होंगे यदि, है ना, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, इसका अनंत हल है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक है ना, कोई भी सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, कह रहा है कि इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन आपको याद होगा, 3 ही कंडीशन तो था ही, तो यहाँ हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस कंडीशन को जहाँ पे सेटिस्फाई दिख रहा होगा, इसी केस में कहते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, जिसको हिंदी में कहते हैं अनंत हल। ठीक है, तो अनंत हल के लिए आपका ये कंडीशन को होना जरूरी है, यानी ऑप्शन 3, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है भाई, आजा, हाँ चलिए ठीक है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण जो यहाँ पे दिया हुआ युग्म एक ये है का हल बताओ, है ना, कि द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस जो है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8 इज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ, दोनों का बोला जा रहा है बताओ यहाँ पे क्या हल है। ठीक है, देखिए सिंपल सा एक काम कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन को उठाइए, जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा।
ठीक है, एक तरीका सॉल्व कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। इतना बड़ा इक्वेशन भी नहीं है कि भाई हम लोग सॉल्व ना कर पाए, इतना बड़ा इक्वेशन भी नहीं है कि हम लोग सॉल्व ना कर पाए, सॉल्व कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका y का जो गुणांक है वो 2 है ना, कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है, इस इक्वेशन में जो हम लोग है मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसको इक्वेशन अगर 1 बोलते हैं, क्या आ जाएगा कि 4x है ना, 4x प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 3x जोड़ 2y बराबर 8, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, 2y से 2y कटा, 4x में अगर 3x हटाएं तो x आया, और 10 में से 8 गया तो 2 आया, मतलब x तो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और जब x को 2 रखें, अगर इस वाले में क्वेश्चन में x को 2 रखें तो यहाँ से 4 हो गया, प्लस में y हुआ बराबर 5 हुआ, यानी y हो गया 5 माइनस 4, y बराबर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी x 2 हो गया, y 1 हो गया। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर मैच कर रहा है, x बराबर 2, y बराबर 1, ठीक है। चलिए अगला सवाल, इसमें कह रहा है कि समीकरण निकाय जो 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 है और 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 है के अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन इज, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो कि जब आपका अद्वितीय हल है यानी यूनिक सॉल्यूशन, इसलिए कंडीशन आपको याद होगा, क्या कंडीशन था कि भाई a1 बटा a2 जो हो वो बराबर ना हो b1 बटा b2 के, याद है, याद है ये चीज़, अगर याद है तो फिर आसानी से खत्म हो जाएगा काम। क्या हो जाएगा, देखो a1 यहाँ पे 4 है बटा b1 सॉरी a2 यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे जो b1 है वो p है, और जो यहाँ पे b2 है वो 2 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कटा, p जो आ गया वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपका द्वितीय हल होगा यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसका हो जाएगा आंसर तीसरा नंबर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढने के लिए क्या चाहिए, तो घात हो, x का जो पावर हो वो 2 होना चाहिए, घात है ना। तो देखिए ढूंढिए घात कहाँ 2 है, अगर पहला वाला में ढूंढे हम तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि x प्लस 1 का स्क्वायर है बराबर में इधर दिया हुआ है 2x माइनस 3 है। यहाँ पे इसको अगर हम लोग खोलें तो हो गया ये फॉर्मूला लगा के एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 3, 2x से 2x कटा। लेकिन देखिए x का हम लोग पावर देखते हैं, ठीक है ना, x का हम लोग यहाँ पे घात देखेंगे कितना है, बाकी से मतलब हमको है ही नहीं। तो अगर सबसे बड़ा घात 2 है यानी वो आपका द्विघात समीकरण होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, कि ये ही आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका यहाँ पे 1 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे 13 नंबर कह रहा है कि भाई बताओ द्विघात समीकरण इसका जो है वो विविधकर बराबर है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पे b कितना दिया हुआ है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। b यहाँ पे है -7 यानी -7 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 गुने a यहाँ पे 2 है गुने c यहाँ पे 6 है, कितना आ गया, तो -7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर यहाँ पे गुना करना है तो 6 चौक 24, 24 दूनी 48, तो -48 हो गया, इसका आ गया 1। तो जब आपका यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो विविधकर आया वो आ गया 1, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, 13 का 3 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, 14 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि यदि द्विघात समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान होगा, है ना। कह रहा क्या कि जो रूट है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा r इक्वल, तो p का वैल्यू निकालो, ठीक है। कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 ये 0 के बराबर है, कह रहा है इसका जो मूल है वो बराबर है, ठीक है। तो मूल बराबर होने के लिए कंडीशन क्या था कि जो विविधकर होगा वो 0 के बराबर होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, ये ना यही ना मेथड था निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जब हम लोग विविधकर को 0 से बराबर कर दिए तो क्या आ जाएगा, जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बराबर कर दिए तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला वही था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होना चाहिए। दिख रहा होगा कि यहाँ पे a, ये b और ये c होता है,
गुना कॉफिशिएंट जिसको बोलते हैं। बी क्या है यहाँ पे, तो माइनस पी का स्क्वायर फिर माइनस 4 गुने ए की जगह पे 1 होगा और यहाँ पे सी की जगह पे 4 होगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया माइनस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे आ गया माइनस 4 गुने 4, ये तो माइनस 16 हो गया। दिस इज बराबर 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया, और यहाँ से पी का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4, प्लस माइनस में 4 आ गया, तो इसका आंसर हो गया दूसरा नंबर प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल फिर चलिए फटाफट खत्म करते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपका भाई द्विघात समीकरण जो है इसका घात होगा, सिंपल सा आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा कि घात भाई 2 होना चाहिए, है ना। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो कह रहा है कि द पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका विल बी, इसका हो जाएगा तीसरा नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि भाई कह रहा है कि एपी जो है यहाँ पे दिया हुआ का सार्व अंतर है, एक एपी दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है इसका सार्व अंतर है ना, कि कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, जो एपी यहाँ पे दिया हुआ है, एपी आप लोग देख ही सकते हैं। सिंपल सा अगर ये एपी में दिया हुआ है, सिंपल सा क्या करो, दो लगातार टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा वाले से छोटा वाले में, मतलब आगे वाले से पीछे वाले में। तो अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सॉरी कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 1 जो 0.7 है उसमें घटा दो 0.6 को, आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आ गया 1.1, 1.1 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1.1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला नंबर देखिए, 17 यहाँ पे कह रहा है कि जो एपी है यहाँ पे दिया हुआ उसका तीसरा पद है। ठीक है, कि 30th टर्म ऑफ द एपी इतना इज। चलिए देखिए 30th टर्म निकालना है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि ए एन दिया हुआ है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, और हम लोग को निकालना क्या है, एन जो है वो 30 के लिए निकालना है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे 30 के लिए लगाएं, ये तो ए यहाँ पे 10 है, देख सकते हैं कि ए बराबर यहाँ पे 10 है, और अगर डी की बात करें तो यहाँ पे 7 माइनस में 10 हो जाएगा, है ना, 7 में से 10 घटाएंगे, यहाँ से हो गया -3। सारा डाटा को यहाँ पे रखिए, काम खत्म हो जाएगा। क्या हो गया 10 प्लस 30 माइनस 1 गुने माइनस में 3। ठीक है, और फिर यहाँ पे 10 हो गया, फिर प्लस 30 में से 1 गया तो 29 बचा, और 29 गुने 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 29 गुना में -3। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 गुना 3 किए तो 87 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे -87 होगा क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में था, तो -87 हो गया। अब 10 जोड़ -87, ये तो -77 होता है ना, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया तीसरा नंबर -77, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसका 30 टर्म हो जाएगा -77। अगला सवाल देखिए 18 नंबर। 18 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे एक एपी में दिया हुआ 2 7 12 जोड़ 10 10 10, मतलब जोड़ 10 पदों का योग निकालना है ना, कि द सम ऑफ दिस एपी अप टू 10 टर्म्स। सिंपल फॉर्मूला क्या था एसएन का, एसएन का फॉर्मूला जो था पदों के योग का वो था n/2 2a प्लस में n-1d। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है, टेंशन नहीं लेना है। n यहाँ पे 10 दे रखा है, a यहाँ पे 2 दे रखा है, और d जो होगा वो 7 माइनस में 2 होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, उठा के यहाँ पे रख दो वैल्यू सारा, 10/2 हो गया गुने 2 गुने a की जगह पे हो गया 2 प्लस n-1 है, ध्यान रखना n-1 मतलब क्या हुआ, 10 माइनस से 1 गया 9 गुने d का वैल्यू हो गया यहाँ पे 5, 2 से 10 कटा 5 बार में, यानी यहाँ पे हो गया 5 गुने 2 गुना 2 4 हो गया प्लस 9 5 45, है ना। यहाँ से हो गया 5 गुने 45 और 4 जोड़े तो 49 हो गया, और 49 गुने 5 किए तो हो गया 245। ठीक है, 245 हो गया। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी नहीं तीसरा नंबर, इसका आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा 245। देखो सारा क्वेश्चन जो है वो सारा हल्का है, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे टफ नहीं लगेगा अगर आराम से ध्यान से सुनो। ठीक है ना, और पेन पेपर लेके तुम भी सॉल्व करने लग जाओ। चलो अगला सवाल सुनो। अगला सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ है सभी वर्ग होते हैं, है ना, कि ऑल दी स्क्वायर्स आर, ध्यान रखना है, समरूप होते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सिमिलर। सारे स्क्वायर्स, सारे आपके सर्कल्स, वो सारे जो होते हैं वो समरूप होते हैं। देखिए कोई भी अगर आप वर्ग ले लीजिए, या फिर है ना 1 यूनिट वाला 2 यूनिट वाला कोई भी ले लीजिए, सबका जो दिखे ना, जो दिखता है हम लोग को शेप अब दोनों सबका सेम रहता है, साइज भले अलग हो सकता है ना, उसी को समरूप कहते हैं, जिसका साइज डिफर हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसा हो, है ना, बनावट एक जैसा होना चाहिए। चलिए
तो अगला सवाल करते हैं 19 का। तो यहाँ पे 1 हो गया सिमिलर, जिसको कहते हैं हिंदी में समरूप। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC, है ना, और D एवं E AB और AC पर दो बिंदु की है तथा D जो है वो पैरेलल है BC के, और कह रहा है यदि AD बटा DB जो है वो 2:3 दिया हुआ रेशियो में, कह रहा है AE 1.6 है, तो इसी का मान क्या होगा। ये आपका यहाँ पे इंग्लिश में अगर पढ़े तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रायंगल ABC है, D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, एंड D जो है वो पैरेलल है BC के। कह रहा है इफ AD जो और DB का रेशियो 2/3 है तो AE साथ में AE जो है 1.6 है, तो बताओ इसी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो बनाते हैं, इसको बनाते हैं अच्छे से। क्या हो जाएगा, पहले तो ट्रायंगल बना लो। एक ABC ट्रायंगल बोला है तो पहले हम लोग इसको बना ही लेते हैं। अब बोल रहा है D और E जो है वो AB, ये ABC मान लो, ये कह रहा है D है और ये कह रहा है कि यहाँ पे E है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। D और E बोल रखा है, कह रहा है D जो है वो BC के पैरेलल है, यानी ये जो है इसके पैरेलल है। और कुछ दिया है, साथ में दिया है कि AD बटा DB 2/3 है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग थेल्स थ्योरम, पढ़े हो, BPT बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में थेल्स थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। चलो चलो चलो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सॉरी बेसिक प्रॉपर्टी नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी, तो यार चलो इसको देखो कैसे करते हैं। इसका क्या कहता है कि AD बटा अगर DE और BC आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे रिलेशन क्या कहता है, थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर तुम AD बटा DB निकालो तो ये बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के। ठीक है, AD बटा DB AE बटा EC, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब AD बटा DB दिया हुआ 2/3 और ये बराबर है AE बटा EC के, तो और AE दिया हुआ यहाँ पे 1.6, तो और EC यहाँ पे निकालना है, कोई दिक्कत। तो इसी को दबे जो 3 को इधर 2 को नीचे, तो यहाँ से EC क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना करो, क्रॉस में गुना किए तो EC और गुने 2 यहाँ पे हो गया, लेकिन 2 को दबे दिए, और साथ में हो गया 1.6 गुने 3, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन इसको सॉल्व करना है। देखो पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में 10 बैठेगा, 2 से 16 कट्टा 8 बार में कितना आ गया, 8 या 24/10, यानी 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो ठीक है, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि यदि दो ट्रायंगल दिया हुआ सिमिलर ABC और DEF, कह रहा है यहाँ पे जो BC और EF का यहाँ पे जो रेशियो है ना 3 और 5 है, कह रहा है कि एरिया जो है इसका बताओ किसके बराबर होगा, एरिया किसके बराबर होगा। अगर आप लोगों को पता हो फॉर्मूला, ठीक है, कि जो एरिया होता है, एरिया जो एरिया आपका यहाँ पे ट्रायंगल ABC का हो, ठीक है, अगर इसका रेशियो ले एरिया ट्रायंगल DEF के साथ, तो याद रखिए कि इसके जो होता है साइड्स, है ना, यानी कह सकते हैं जो आपका यहाँ पे BC और EF दिया हुआ है ना, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है रेशियो, तो यहाँ पे देखिए BC और EF दिया हुआ 3/5, तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो यहाँ से हो गया 9/25। ऑप्शन आपका चौथा नंबर हो जाएगा 9:25, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई ट्रायंगल ABC और DEF सिमिलर बोल रखा है, BC और EF का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग को कह रहा है कि एरिया जो होगा उसके एरिया का रेशियो निकालो। फॉर्मूला अगर याद होगा, देखिए इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रहेगा कि फॉर्मूला कितना जल्दी आप लोग याद करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सारा फॉर्मूला रिवीजन करते जाएंगे हम लोग साथ में, जो भी यूज होगा फॉर्मूला उसका साइड में लिख दिया करेंगे हम, टेंशन वाली बात नहीं लेना है ना। चलो अगला सवाल देखो। यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि जो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ना, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, इसके बीच का दूरी निकालना है। इंग्लिश में अगर देखना चाहें तो इंग्लिश में देखिए कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। ठीक है, तो देखो दूरी का सूत्र आदि हुआ, दूरी का जो सूत्र है वो अगर याद होगा तो क्या होता था, अगर यहाँ पे हम लोग PQ लिखना चाहें, एक सेकेंड, PQ लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रूट में होता था कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और मैं जोड़ना था y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता था x2 y2 और ये होता था x1 y1। दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, बस यहाँ पे इसका सारा वैल्यू रख देना है। x2 यहाँ पे क्या है तो माइनस में 3 है, x1 क्या है तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे माइनस में 0 का स्क्वायर हो गया। फिर इसमें जोड़ना है हम लोग को क्या भाई, तो y2 यहाँ पे कितना है -4 माइनस y1 यहाँ पे कितना तो 0, इसका भी स्क्वायर कितना आ गया देखो, -3 का स्क्वायर किए तो 9, क्योंकि 0 से घटाएंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो माइनस में यहाँ पे 3 है, इसका स्क्वायर किए तो 9 हुआ,
जोड़, माइनस में 4 था, इसका स्क्वायर किया तो ये 16 हुआ, और 16 9 25 होता है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे 25 का अगर हम लोग यहाँ पे निकालें घन स्क्वायर रूट, ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया चौथा नंबर, ठीक है ना। आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया चौथा नंबर, 5 इकाई, 5 इकाई, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। अगला कह रहा है कि यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, पूरा मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है ना, कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस आर। भाई कह रहा है यहाँ पे कि एक पॉइंट इधर इधर मान लो P है, इसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 1,2 है, और दूसरा पॉइंट कह रहा है Q है, इसका भी दिया हुआ है पॉइंट, कह रहा है कि भाई 3,4 है, ठीक है। अब कह रहा है मान लो एक पॉइंट यहाँ पे बीच में R है, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट है R, इसका बताओ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना है बिंदु। चलो देखो निकालते हैं। तरीका क्या था, तरीका अगर यहाँ पे इसको नामकरण कर दो कि x1 y1 है, तरीका क्या था निकालने का, याद हो तो भाई x इक्वल टू होता है x1, यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 1 और 3 को, और 2 से भागा दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 1 4 हो गया बटा 2, यहाँ पे 2 आ गया। अगर बात किया जाए y1 के लिए तो इसके लिए भी सेम काम, दोनों y को जोड़ो 2 जोड़ 4 बट्टा में 2, है ना, कितना हो गया 6 बटा 2, बट्टा में भागा 2, 3 आ गया, और यहाँ पे हो गया दूसरा नंबर। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2,3, ध्यान रखना, इसका आंसर दूसरा नंबर हो गया 2,3। देखो फॉर्मूला याद, सारा सवाल बन जाएगा, फॉर्मूला याद अगर रहेगा तो सारा सवाल फटाक से बन जाएगा, ठीक है ना, कोई सोचने वाला इसमें ज़्यादा काम ही नहीं है। अगर देखो कह रहा है कि भाई यहाँ पे ABC 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, कि ABC दिया हुआ है, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विल बी, फॉर्मूला। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है एक होता है 1/2, मॉड में यहाँ पे लिखते हैं कि x1 y2 में से y3 घटाओ, फिर जोड़ x2 y3 में से y1 घटाओ, फिर जोड़ x3 को गुना करो और y1 में से y2 घटाओ, ये ना फॉर्मूला था, याद होगा तो। चलो सारा डाटा रखते हैं यहाँ पे, क्या हो गया 1/2, फिर यहाँ पे मॉडुलस लगेगा, x1 यहाँ पे 0 है, यानी 0 गुने y2 माइनस y3, 0 माइनस 1, ठीक है, फिर प्लस में x2 था, x2 यहाँ पे 4 है, गुने क्या हो जाएगा y3 माइनस y1। ध्यान रखना कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं, जल्दी खत्म करना चाहते हैं, इसी कारण से फास्ट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे x2 4 है, y3 में से y1 घटाना है, y3 क्या है 1 है, तो 1 में से y1 घटाना है, तो 0 है, माइनस में 0 हो गया, फिर जोड़ x3 यहाँ पे 0 है, गुने y1 माइनस y2 है, तो y1 तो यहाँ पे 0 है, माइनस y2 भी यहाँ पे 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब देखो ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से गुना है, ये भी 0 हो जाएगा, बच गए। चलो अब देखो आगे 1/2 और गुने, देखो 1 में से 0 घटाएंगे तो भाई 1 ही बचेगा, 4 से गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा, मॉडुलस का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि निगेटिव को पॉजिटिव करता है मॉडुलस में, तो यहाँ पे 4 ही बाहर आया, 2 से भागा देंगे तो बाई 2 हो गया, यानी एरिया जो आपका आया ट्रायंगल का, जो भी आपका यहाँ पे त्रिभुज था, है ना, उसका जो क्षेत्रफल आया वो हो गया 2। समझाया कैसे बनाया जाता है। तो ये फॉर्मूला अगर याद रहा तो सारा काम हो गया, नहीं तो फिर फंसे रह जाओगे, इसलिए फॉर्मूला याद रखो। देखो सुनो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, अगर फॉर्मूला याद नहीं है अभी भी टाइम है, ध्यान रखो। सुनो क्या करो कि एक छोटा पतला सा कॉपी निकालो, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे करवाया जा रहा है उस फॉर्मूले को लिखते जाओ। क्या होगा कि लिखोगे तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा, ऐसे बस सुनोगे तो दिमाग में नहीं रहेगा, और एग्जाम के पहले एक बार उसको पलट लो। अभी जो भी फॉर्मूला साथ चल रहा है ना, जरूरी नहीं है कि भाई चैप्टर वाइज बनाओ, ऐसे ही रैंडमली फॉर्मूला जो है वो लिखते जाओ, और एग्जाम से एक दिन पहले जहाँ पे देख के जाना, ठीक है ना, एग्जाम से जस्ट पहले जो है वो देख के जाना, सारे फॉर्मूले को रिकॉल करके जाना, ठीक है। एग्जाम अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं। जो तुम लोग टेंशन लेके रखे हो वो टेंशन जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनो, ठीक है, और बनाओ। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा है यहाँ पे कि भाई अदी कॉस ए दिया हुआ है 3/5, तो कॉसेक ए बताओ क्या होगा।
कॉस ए 3/5 है, तो बताओ कॉसेक ए क्या होगा। ठीक है ना, कि भाई कॉस ए दिया हुआ 3/5, कॉसेक ए निकालो क्या होगा। देखो देखो कॉस ए क्या होता है, 3/5 दिया हुआ। अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लें, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज अगर ले लें, और मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है ना, तो इस एंगल के लिए क्या था, इस एंगल के लिए इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, है ना, लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं विकर्ण, है ना, परपेंडिकुलर बेस हाइट, हाइपोटेनस, हाइट नहीं हाइपोटेनस, ठीक है ना, विकर्ण। देखो 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 ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर देखें तो पी बी एच में जो रिलेशन होता है, वो होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो बनाने का तो एक सवाल को तुरंत एक चुटकी भर में बना देंगे, लेकिन समझाने के साथ बता रहे हैं ताकि ये जो तुम्हारा थ्योरी है वो याद रहे। क्वेश्चन अगर नहीं मिला ये वाला तो इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहा तो बन जाए तुमसे, इसी कारण से ये सारा इतना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे देखो कैसे बताया जा रहा है, समझो। अब यहाँ पे कॉस के लिए फॉर्मूला तो जानते होगे कि b/h होता है, यानी b दिया हुआ है तुम्हारा 3 है, h दिया हुआ है 5 है, तो अगर p निकल जाए तो कॉसेक के काम हो जाएगा। कॉसेक ए का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है h/p काम हो जाएगा, है ना। p लेकिन चाहिए ना, तो p ही तो निकालना है बाबू, काम खत्म हो जाएगा। तो p कैसे निकालोगे, तो p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डाटा यहाँ पे रखो, काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी पी स्क्वायर यहाँ पे हो गया 16, यानी पी कितना हो गया 4 हो गया, पी यहाँ पे कितना हो गया 4 हो गया। देखो कॉसेक के चाहिए था h/p होता है, तो h/p की h यहाँ पे 5 था, p यहाँ पे 4 है, 5/4 हो गया। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा नंबर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलो अगला सवाल देखो जल्दी जल्दी। यहाँ पे एक कह रहा है कि भाई 2 sin a √3 है, ए का मान बताओ, है ना, कि भाई 2 sin a √3 है, तो बताओ ए का मान क्या होगा। देखो वैल्यू ए का निकालना है, और यहाँ पे अगर इसको ढंग से लिखना चाहें कि साइन ए जो होता है वो √3/2, यहाँ पे √3/2 है, साइन ए √3/2 है। रट्टा मारे हो कि नहीं मारे हो, अगर नहीं मारे हो रट्टा तो बताओ, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे याद किया जाता है। अगर रट्टा इसको नहीं मारे हो फॉर्मूले को, कोई डरने वाली बात नहीं है, बताओ कि भैया नहीं बन आप रट्टा मारे हैं, बताइए। देखो एक वीडियो से अलग लिए बना देंगे, अगर तुम लोग को चाहिए कि कैसे इसको शॉर्टली मतलब आसानी से दिमाग में रख सकें, ठीक है, बिना याद किए, तो इसके लिए वीडियो बना देंगे अगर चाहिए तो, ठीक है ना। चलो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो बता देना कमेंट में कि भाई चाहिए हमको, तो वहाँ पे एक वीडियो इसके लिए अलग से बता देंगे कैसे तुम लोग याद रख सकते हो। जरूरी नहीं पड़ेगा तुमको रट्टा मारना, एक भी वैल्यू जरूरी नहीं पड़ेगा रट्टा मारना। चलो देखो साइन ए यहाँ पे √3/2 है ना, तो √3/2 होता है 60 डिग्री पे, यानी 60 डिग्री हुआ, ए का जो वैल्यू हो गया यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पे भाई साहब हमसे कह रहा है कि बताओ cot 90 - a बराबर है, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर है, तो इसका हो जाएगा tan a, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, रट्टा मार लेना कि भाई cot 90 - a जो होता है वो आपका यहाँ पे tan a के बराबर होता है। अगला सवाल यहाँ पे 28, ये लल्लू वाला सवाल है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का तुमसे मान पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े होगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में पहला चीज़ यही पढ़े होगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, पढ़े थे ना। दूसरा हो जाएगा इसका कि 1 आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला पढ़े होगे स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होगा, रट्टा मार लो बच्चों। अगला सवाल देखो, अगला कह रहा है यहाँ पे कि एक मीनार का शीर्ष यूनियन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई है ना। अगर इसी को इंग्लिश से पढ़ें तो देखो क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर इज 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस लग रहा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड। देखो करना कुछ नहीं है, तुमसे क्या बोला बस लिखते जाओ, जो भी बोला काम खत्म। यहाँ पे कह रहा है कि एक टावर है, ठीक है, एक यहाँ पे बनाओ टावर, मान लो कि ये टावर है ए बी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक 15 मीटर दूर पॉइंट है, जो एक 15 मीटर इससे दूर एक पॉइंट है, यहाँ पे 15 मीटर दूर पे मान लो सी पॉइंट है, और इससे जो इसका छत है टॉप ऑफ द टावर, इसमें जो एंगल बना रहा है, ठीक है, वो 60 डिग्री बना रहा है, वो 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा बताओ ए बी का डिस्टेंस, हाइट ऑफ द टावर ना भाई, ए बी चाहिए, ए बी चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, बताओ लंब और आधार कौन दिखाता था भाई, किसके बीच संबंध था, है ना, परपेंडिकुलर और बेस। क्योंकि देखो यहाँ पे आधार दिया हुआ है, बेस तुम्हारा दिया हुआ है, परपेंडिकुलर तुमको चाहिए, चाहिए ना लंब, तो रिलेशन कौन था, किसके बीच संबंध था, तो भाई साहब टेन थीटा का था पी और बी के साथ रिलेशन। ध्यान है कि नहीं है, ध्यान है कि नहीं है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, तो टेन 60 डिग्री ये बराबर हो जाएगा पी, पी तो चाहिए था जो ए बी है, बटा बी सी, बी सी है ना जो बेस है, क्या हो जाएगा 10 जो 60 होता है वो √3 होता है, और ए बी तो यहाँ पे निकालना ही था, बी सी दिया हुआ है 15, यानी कितना आ गया यहाँ पे ए बी जो आ गया वो आ गया 15√3। आंसर मिलाओ, आंसर मिलाओ, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो, इसका दूसरा हो गया आंसर। अगला सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या होगी, है ना, कि द नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल बी। ध्यान रखो दो ही खींच सकते हो, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर तुम किसी सर्कल पे, किसी वृत्त पे अगर तुम टेंजेंट खींचो, ठीक है, स्पर्श रेखा जो कहते हैं टेंजेंट खींचो, वो दो ही खींच सकते हो, एक इधर खिंचाएगा और एक तुम्हारा इधर हो जाएगा, समझ, तो दो ही खींच सकते हो, याद रखना इसको, ये इसको याद रखना कि ये दो ही खींच सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, कह रहा है कि यहाँ पे एक आकृति दिया गया है, इसमें एंगल दिया हुआ है ओ पी ए बराबर 35 डिग्री, है ना, कि यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है, इसमें ओ पी ए का जो एंगल है वो 35 डिग्री दे रखा है। आगे पढ़ो, कह रहा है कि ए ओ पी बताओ, ए ओ पी बताओ। ध्यान दो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, वो तुमको समझ में आ जाएगा कि जानते हो ना स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री बनता है एंगल, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। तो जब ये 90 है ये 35 है, तो ये क्या पड़ोसी आएगा बताने के लिए कितना होगा, ये क्या पड़ोसी चाहिए बताने के लिए, नहीं चाहिए ना भाई। इन दोनों का भी सम तो भाई 90 ही होगा, इन दोनों का सम 90 ही होगा, ये 90 ऑलरेडी खा के बैठा हुआ है, टोटल जो होता है 180 होता है, तो 90 जब खा पी के बैठ गया मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो भी 90 होना चाहिए। तो पड़ोसी तो चाहिए नहीं बताने के लिए, हम ही बता देंगे, है ना, कि 35 में क्या जोड़ें, तो 55 जोड़ेंगे, 90 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका एंगल 55 डिग्री, मारो जहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कि यहाँ पे ओपीए दिया हुआ है, एओपी निकालना था, सिंपल सा, सिंपल सा 55 डिग्री हो जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ा है। चलो अब अगला सवाल कह रहा है कि यदि एक बिंदु है ना पी से ओ केंद्र वाली किसी वृत्त पर पी ए एवं पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण में झुकी हो तो पी ओ एक एंगल क्या होगा। सुनो इंग्लिश में पढ़ लो। इफ अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ पी ए एंड पी बी टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो देखो इस सवाल कैसे बनाएंगे, क्या करना है, सुनो, एक सर्कल बनाओ, मान लो ये सर्कल है, एक मान लो ये पॉइंट पी है, थोड़ा सा बड़ा सर्कल, थोड़ा सा बड़ा सर्कल, ताकि समझ में भी अच्छे से आए, है ना। यहाँ पे हम लोग समझने में ज़्यादा फोकस करेंगे। देखो मान लो कि ये सर्कल है, एक यहाँ से बाहर पॉइंट लिया गया, इससे अगर हम यहाँ पे टेंजेंट डालें, देखो फिगर पे मत जाओ, समझो चीज़ों, मेरा फिगर बहुत अच्छा है हमें पता है। चल देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है, ठीक है। अगर यहाँ से अगर हम लोग सेंटर को मिलाएं, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर को मिलाएं, केंद्र को मिलाएं, तो जो यहाँ पे आपका त्रिज्या से मिलेगा, त्रिज्या रेडियस, रेडियस टेंशन मतलब इंग्लिश वालों, इसको त्रिज्या को रेडियस कहते हैं। देखो ये 90 डिग्री होगा, कोई सोचने वाला बात ही नहीं है। तुमसे कह रहा है कि ये पी है, ये ओ है और ये ए है, ये बी है, ठीक है। तुमसे निकालने बोला है पी ओ ए, यानी तुमसे निकालने बोला है ये वाला एंगल। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, सुनो। ये बोल रखा 80 डिग्री है, तो ये दोनों जानते हैं हम लोग कि आपस में बराबर होता है, यानी ये डिग्री कितना हो गया 40 डिग्री,
ये कितना हो गया 40 डिग्री। जब ये 40 है ये 90 है तो ये एंगल बनाने के लिए पड़ोसी निकाल लें। ये एंगल 40 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल निकालने के लिए पड़ोसी चाहिए, नहीं ना चाहिए। क्या करेंगे भाई, जोड़ो, ये 90 तो वही है ही, पूरा होता है 180, 40 90 130, 130 में क्या जोड़ेंगे 180 हो जाए 50, काम खत्म, काम खत्म। ऑप्शन ए 50, खत्म काम, बस यही था। चलो अगला सवाल देखो। अब क्या निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? देखो कितना लल्लू, देखो तुमको भी लल्लू बनाएगा, ऐसा सवाल तुमको भी लल्लू बनाएगा, ध्यान रखना है। तो लल्लू नहीं बनना है, सिंपल सा। जब दिखे ऐसा सवाल मार्क्स को मारो, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, मारो और आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है कि अधिक किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप है ना, कि द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड इज 7 सेंटीमीटर देन इट्स पेरीमीटर इज, पेरीमीटर ध्यान रखो, सेमी सर्कुलर रेडियस दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। अगर हम सिर्फ सर्कल की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कुलर फील्ड है, सेमी सर्कुलर फील्ड है, ध्यान रखो सेमी सर्कुलर फील्ड है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको फिगर बनाएं, एक सेकंड, इसको हम लोग ना फिगर से ड्रॉ करें तो देखो तुम्हारा सेमी सर्कुलर फील्ड कैसा होगा, ऐसा कुछ सर्कल बना होगा आधा वाला, और साथ ये भी आएगा। देखो तुम लोग इसको स्किप कर देते हो, जो गलत बात है भाई, ये भी तो आएगा, ये वाला डिस्टेंस नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं होगा कि ये भी नहीं आएगा। तो दो तरीके का यहाँ पे आएगा, एक तो तुम्हारा हो जाएगा भाई इसका आधा, जो आपका पेरीमीटर था सर्कल का, इसका तो आधा हो जाएगा यानी पी बटा 2, लेकिन साथ में जोड़ना ही पड़ेगा 2r को, यानी क्या होगा पाई आर प्लस में 2r, ये तुम्हारा हो जाएगा पेरीमीटर, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा पेरीमीटर उस सेमी सर्कुलर फील्ड का, अर्धवृत्ताकार खेत का। चलो सारा डाटा रखो, काम खत्म करो। यहाँ हो गया 22/7 गुने में 7 प्लस, और त्रिज्या तो 7 दिया हुआ है, 7 रेडियस, तो 2 गुने 7 हो गया, 7 से 7 घटा, यहाँ पे हो गया 22 जोड़ 7 दूनी 14, 22 और 14 हो गया 36, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगला सवाल देखो, अगला 35 नंबर देखो, कह रहा है 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है ना, इंग्लिश में भी पढ़ लो। कह रहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है, सेक्टर का निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता था एरिया का फॉर्मूला, अगर बात किया जाए हम लोग एरिया का फॉर्मूला की बात करें तो सेक्टर का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो यहाँ पे त्रिज्या तो 42 दिया हुआ है, रेडियस 42 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 42 गुने 42, और थीटा यहाँ पे 120 डिग्री है, बट्टा में 360 डिग्री, जो कट रहा है काटो, 12 से 360 डिग्री कटा 3 बार में, 7 से 42 कटा 6 बार में, 3 दूनी 6 भी कट गया, आनी क्या बचा, यहाँ बचा 44 गुने 42, 44 गुने 42 गुना करो, 44 और 42 को गुना के कितना हुआ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से 16 17, यहाँ पे हुआ 8, 8 6 14 का 4 बाकी हाथ 1, 7 1 8 1, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा नंबर हो गया इसका। सोचने वाला बात है कि कोई सवाल तो हार्ड ही नहीं लग रहा, तुमको लग रहा हार्ड, तुमको लग रहा, सच्ची बताना, कमेंट करो कि भाई तुम लोग को हार्ड लग रहा है सवाल कि नहीं लग रहा, तुम लोग का ये सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं भी हार्ड लग रहा है, जल्दी कमेंट करके बताओ। चलो अगला सवाल करते हैं। कह रहा है घनाभ के कोरों की लंबाई क्रमशः दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे, तो कह रहा है घनाभ के विकर्ण की लंबाई है ना, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए क्यूबॉइड आर 3 4 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड इज, सुनो फॉर्मूला, जो डायगोनल का लेंथ होता है ना, अगर इसको एल से ना दिखाएं, इसको ना लिख देते हैं ना कि लेंथ ऑफ डायगोनल, हिंदी वालों लिख लेना विकर्ण की लंबाई, ठीक है। चलो देखो फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर यहाँ होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, खत्म यहीं पे जो भी था यहीं तक था। अब तो बस वैल्यू करके निकालना है, पुट करके क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर, क्या करना था
3 का स्क्वायर हो गया 9, जोड़ 4 का स्क्वायर हो गया 16, 12 का स्क्वायर 144। देखो क्या था 16 9 25, 25 में अगर 144 जोड़ें तो यहाँ पे हो गया 169, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी 13 से बाहर आएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी। ठीक है, तो फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3, 1 2 3 है ना। माध्य कैसे निकालते थे भाई, जो भी दिया हुआ उसको जोड़ो और टोटल जितना यहाँ पे नंबर है उसको डिवाइड कर दो उससे। कितना हो गया 3 दूनी 6, सॉरी 3 2 5, 5 1 6, 6/3 कट गया 2 बार में। आंसर दूसरा नंबर हो गया, आंसर 2 हो गया। कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल कह रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड त्वरण। हिंदी में त्वरण कहते हैं, इंग्लिश में ओजी भी कहते हैं। ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ओजी भी कहते हैं। समझ में आया। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है ना, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन इज। इवन नंबर कितना होता है देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, पहले बात करो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, छोड़ो आगे पीछे की बात। क्या होता था फेवरेबल आउटकम्स। ध्यान मत दो इतना ज़्यादा कि भाई फॉर्मूला को रट्टा मारे हम लोग। ध्यान रखो जो मेरे लिए फायदा है, जो हमको याद रख सके वही याद रखेंगे हम। ऐसे समझो कि फेवरेबल आउटकम्स बट्टा में टोटल आउटकम्स, बट्टा में टोटल आउटकम्स। ज़्यादा फॉर्मूला में ध्यान दो ही मत कि क्या वो कहना चाह रहा है। फेवरेबल आउटकम्स में मतलब क्या हुआ कि तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए, तो तुमको चाहिए सम संख्या है ना, इवन नंबर चाहिए। तो बताओ पासे को फेंकते हैं हम लोग तो क्या क्या आने का चांसेस होता है 1 2 3 4 5 6 होता है। सम संख्या यहाँ पे कितना है ना, इवन नंबर। तो यहाँ पे 2 है 4 है 6 है। फेवरेबल आउटकम्स में क्या हो जाएगा, यही 3 हो जाएगा, यानी 3 बट्टा टोटल आउटकम्स कितना है गिन लो ना, 6 तो दिख ही रहा है, 6 हो गया। 3 से 6 कटा एक बार में, 2 बार में। प्रायिकता यहाँ पे हो गया 1/2, प्रायिकता यहाँ पे हो गया 1/2, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो कह रहा है निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। भाई कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता किसी इवेंट का। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 के बराबर या उससे कम हो सकता है। 1 से ना ज़्यादा होगा ना 0 से कम होगा, ध्यान इतना ही रखना है। जो भी प्रोबेबिलिटी होगा 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरा नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2.5 है भाई, 2 से भी ज़्यादा है, एक से बात छोड़ो, 2 से भी ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ये तो हो ही नहीं सकता। क्या बताएं अभी कि 0 और 1 के बीच ही में रहेगा प्रोबेबिलिटी, और ये तो 2.5 कह रहा है। ऑप्शन दूसरा नंबर सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 40 जो MCQ आपका था वो सारा सॉल्व कर लिए और सारे का डिटेल सॉल्यूशन निकालें यहाँ पे। ठीक है, साथ ही फॉर्मूले का एप्लीकेशन के साथ। तो ध्यान रखो सारा फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी ये भी निकाल लो अपना, और देखो क्या करो कि जो भी फॉर्मूला करवाया जा रहा है उसको अलग से कॉपी में लिखना है, और तुम लोग को वो सारे फॉर्मूले देखते रहना है रिपीटेशन में। अभी टाइम है ना तुम लोग का, 3 तारीख को एग्जाम है, अभी टाइम तुम्हारे पास है, तो रिपीटेशन के साथ देखते जाओ और सोवो मत। ठीक है ना भाई, आज एग्जाम देके आए हैं भैया, आज तो सोएंगे नहीं, सोना नहीं है। एग्जाम दे लो उसके बाद फिर सोते रहना। 11th में भी सोना ही रहता है और कुछ काम धंधा नहीं है। 11 में बस सोना ही रहता है, किसी को काम धंधा कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो 11 में सोना ही जब है तो 10 में कुछ दिन के लिए जग लो, कुछ दिन के लिए जग लो, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। चलो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, ख्याल रखना अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, पहली बात तो हो गया, ये सब चीज़ करना ही था। दूसरी बात कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो इतना मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, है ना। तो लाइक करोगे तो देखो मुझको भी क्या बोलते हैं, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई वीडियो पसंद आ रहा है तुम लोग को, है ना। और साथ ही साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो, उन्हें भी देखने को मिले। और दूसरी बात दूसरी बात तो हो गया, तीसरी बात चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से ख्याल रखना, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।